हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कस चल रहा है उसमें हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो कि फोर्थ पार्ट का जो हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 30 है वो है गवर्नर, जिसे हम राज्यपाल भी कहते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी लेक्चर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 4 है उसमें हम ये सारे चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले जो अभी हमारा चल रहा है वो है गवर्नर। जब हमारा गवर्नर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पैरेलल में अब हम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है एनसीईआरटी की, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो पैरेलल में वीडियो चला करती थी वो चला करती थी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही हमारा चैप्टर 30 कंप्लीट होगा उसके बाद हम इकोनॉमिक्स का जो 9th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, यानी कि पालमपुर गांव की कहानी। फिर जब हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हम चैप्टर 31 डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा चीफ मिनिस्टर। देखिए, जब हमने एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट डिस्कस किया था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जैसे कि यहाँ पे जो गवर्नर था, गवर्नर की जगह पे हमने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था, चीफ मिनिस्टर की जगह पे प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर की जगह पे हम सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर की जगह पे सेंट्रल लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट की जगह पे सुप्रीम कोर्ट। और फिर इसमें कुछ जो चेंजेस आएंगे वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि जो चैप्टर 4 है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 370 एंड 35A रिमूव कर दिया गया, जो कि एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो प्रोविंशियल स्पेशल प्रोविंस फॉर सम स्टेट, कुछ स्टेट के पास क्या है, कुछ विशेष अधिकार या प्रोविजन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा 7 सिस्टर स्टेट के पास। 7 सिस्टर स्टेट जो कि हमारा ईस्टर्न साइड है, जैसे कि आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है उनमें से कुछ के पास क्या है स्पेशल प्रोविंस देखने को मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। ये सारी चीजें हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे और इसी के पैरेलल में हमारा इकोनॉमिक्स भी चलता रहेगा चैप्टर वाइज चैप्टर। तो देखिए, जो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने गवर्नर के बारे में डिस्कस किया था, आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 152 से 153 से 162 तक जो बात करता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में बात रखी गई है, गवर्नर के बारे में बात रखा गया है। हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होता है। जैसे कि गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट है स्टेट के अंदर वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। फिर उनका टर्म 5 साल का देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर आप बात करते हैं कि उनको जो ओथ दिलाया जाता है, हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है उनके द्वारा क्या है, जो गवर्नर है उनको शपथ दिलाई जाती है। अगर चीफ जज एब्सेंट रहते हैं तो हाई कोर्ट का कोई भी सीनियर जज क्या है, कैपेबल रहता है गवर्नर को ओथ दिलाने के लिए। ये सब चीज हमने लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था। फिर हमने क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि पहला उनकी जो मिनिमम एज है वो 35 कंप्लीट हो जानी चाहिए, 35 से एबव होने चाहिए वो, यानी कि 35 साल या 35 साल से ज्यादा होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। इसमें हमने 2 जो कन्वेंशनल है जो इमर्ज हुए थे उसके बारे में डिस्कस किया था कि स्टेट में जो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट की जाएगी वो क्या है, वो उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा था कि जब प्रेसिडेंट के द्वारा
किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट की जाएगी तो स्टेट यानी कि चीफ मिनिस्टर से क्या लेना होगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, यानी कि एडवाइस लेना पड़ेगा। ये सब चीजें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। फिर हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात किया था। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं मोस्टली जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहां पे काम करते हुए नजर आते हैं, जो सेंट्रल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, या हम बात करते हैं दमन द्वीप, नागर हवेली, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे टर्म ऑफ ऑफिस, गवर्नर के जो कार्यकाल है और उनकी क्या शर्त है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ ऑफिस, यानी कि किन किन कंडीशंस में, कॉन्स्टिट्यूशंस में से कौन कौन से कंडीशंस रखे गए जिसकी वजह से गवर्नर अपने ऑफिस में काम करता है, वो क्या शर्त रखेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे किस तरीके से हटाया जाता है गवर्नर को उनके पोस्ट से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस क्या क्या है गवर्नर के रिगार्डिंग में, उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगर बात करेंगे गवर्नर की क्या पावर होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। पावर में हम एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल एरियाज, और बात करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, और बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। इसके बाद जो भी हमारा फाइनेंशियल पावर है, जुडिशरी पावर है, ये सब हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि हमारा लेक्चर 2। अब देखिए, अगर हम गवर्नर के टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करते हैं तो गवर्नर का जो टर्म है यानी कि जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल का देखने को मिलता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नर, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई भी गवर्नर झारखंड में उसको अपॉइंट किया जाता है, कब, तो 5 अप्रैल 2023 को, तो उसका जो टेन्योर चलेगा वो अगले 5 साल तक चलेगा, यानी कि अप्रैल 2028 तक उसका टेन्योर चलेगा। 5 साल का टेन्योर आपको देखने को मिलता है। एक चीज और याद रखिएगा कि एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर बन के रह सकता है। मान लीजिए कोई अगर उत्तर प्रदेश का गवर्नर है तो वो अदर स्टेट का भी गवर्नर बन के रह सकता है, उसको अदर स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था किस कॉन्स्टिट्यूशन, आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बताना है जिसके तहत जो कुछ चेंजेस किए गए थे गवर्नर के रिगार्डिंग में, एक परमिट मिल गया था। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत और किस ईयर में ये परमिट मिल गया था गवर्नर को कि वो एक से ज्यादा स्टेट का भी क्या है, गवर्नर रह सकता है। फिर बात करते हैं जो गवर्नर का आपको जो काम देखने को मिलेगा, सेम उसी तरीके से काम देखने को मिलेगा जैसे कि सेंट्रल लेवल पे एक प्रेसिडेंट का होता है। सेंट्रल लेवल पे आपको प्रेसिडेंट का देखने को मिलेगा। यानी कि ये समझिए कि जो गवर्नर होता है वो स्टेट में रहते हुए किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो जो गवर्नर है अपने पद के लिए 5 साल तक चुने जाते हैं और वो मतलब अपने जो काम है वो करते हैं, चाहे 5 साल पूरे हो जाए तब भी क्या है कोई नया नियुक्त नहीं। ये जरूरी नहीं है कि 5 साल पूरा होने के बाद भी वो क्या उन्हें वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी, वो उसके आगे भी क्या है कंटिन्यू रह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता है क्या है, चेंज हो जाते हैं गवर्नर। अब बात करते हैं जो अगला है टॉपिक हमारा, कंडीशन ऑफ यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर। क्या क्या कंडीशन, यानी कि कंडीशंस का मतलब है क्या क्या शर्तें देखने को मिलती हैं, क्या शर्त हैं जो गवर्नर के रिगार्डिंग में देखने को मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में कुछ कंडीशंस रखे हैं गवर्नर के रिगार्डिंग में, जैसे कि जब हमने प्रेसिडेंट वाला जो डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, सिमिलर उसी तरीके से आपको देखने को मिला। हर चीज आपको उसी प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में देखने को मिला, बस आप इतना था प्रेसिडेंट को हमने सेंट्रल लेवल पे डिस्कस किया था और गवर्नर हमारा स्टेट लेवल पे हो जाता है। अब क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में आपको क्या है, फेडरलिज्म सिस्टम देखने को मिलेगा, फेडरलिज्म वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। इस वजह से देखिए गवर्नर की बात करते हैं तो उसके पास वो जब एज अ गवर्नर अपॉइंटमेंट हो तो कोई और अदर पेइंग जॉब ना कर रहा हो, यही चीज प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में भी हमने डिस्कस किया था। फिर बात करते हैं जिस गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट असेंबली का मेंबर ना हो, ना पार्लियामेंट का
ना किसी भी स्टेट असेंबली ना स्टेट काउंसिल, जहाँ पे स्टेट काउंसिल है या स्टेट असेंबली दोनों है, दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए। ना अगर जिस स्टेट में सिर्फ स्टेट असेंबली है तो उसका भी मेंबर नहीं होना चाहिए। यही एक चीज था प्रेसिडेंट के केस में भी, कि यदि कोई प्रेसिडेंट बनता है तो वो तो ना राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए ना ही लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, सॉरी लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम अपनी पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट की अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 3 चीजों को मिला करके होता है। पहला प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाके हमारा क्या होता है, पार्लियामेंट बनता है। वही केस आपको गवर्नर के रूप में भी देखने को मिले। अब जैसे देखिए जो गवर्नर है तो उन्हें मनी और जो बेनिफिट्स है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, उन्हें क्या पैसे दिए जाएंगे, कितने मनी दिए जाएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ना कि स्टेट के द्वारा, क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर बात करते हैं जो गवर्नर है, पे और जो बेनिफिट्स है कैन बी अलाउटेड, कांट बी अलाउटेड। मतलब क्या है कि उनकी जो कार्यकाल के दौरान उनकी क्या वेतन होगा या क्या भत्ते होगा उनको कम नहीं किया जा सकता। फिर बात करते हैं अगर वह 2 या 2 से अधिक स्टेट के गवर्नर के रूप में उन्हें अपॉइंट किए जाते हैं तो उनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो किसके द्वारा, मनी या जो बेनिफिट्स हैं वो कितना शेयर किया जाएगा ये डिसाइड भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फिर गवर्नर के द्वारा क्या है, यूज किया जाता है राजभवन, होम विदाउट एनी पेइंग रेंट। अब जैसे कि हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं जब वो एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं तो कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में। उसी तरीके से जो गवर्नर होते हैं वो बिना किसी रेंट के कहाँ रहते हैं, राज्य भवन में रहते हैं, जो कि स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, कंडीशंस रखे हैं गवर्नर के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं जो अगला है, किस तरीके से गवर्नर को हटाया जाता है। रिमूवल मतलब निष्कासन करना। देखिए अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टेट के जब गवर्नमेंट चुने जाते हैं, यानी कि राज्य के गवर्नर को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, चुना जाता है। अगर गवर्नर लंबे समय से काम कर रहा है, या हम बात करते हैं कि जब गवर्नर जब तक कार्य करते हैं तब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, यानी कि गवर्नर तभी तक काम कर सकता है जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको 2 साल के बाद या 3 साल के बाद क्या है वहां से हटा करके दूसरे गवर्नर को नियुक्त कर सकते हैं, जैसा कि संविधान में कहा गया। ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट गवर्नर से अगर यानी कि अगर बात करें सस्टिफाई नहीं है, या बात करते हैं कि प्रेसिडेंट अगर गवर्नर से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो उन्हें वो क्या है 5 साल पूरा करने से पहले ही क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। यानी कि 5 साल तक कार्य यानी कि देखिए अगर सॉरी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहीं पे अगर प्रेसिडेंट खुश नहीं है गवर्नर से तो वो 5 साल से पहले भी गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। यदि प्रेसिडेंट हैप्पी है गवर्नर के काम से तो वो गवर्नर अपना 5 साल पूरा कर सकता है। संविधान में ये नहीं बताया गया है कि गवर्नर को राष्ट्रपति किस कारण से हटाया जा सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन वहीं पे बात करते हैं जो गवर्नर का जो टाइम पीरियड है ऑफिस में वो फिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बस जो निश्चित निर्धारण है ये आपको 5 साल तो देखने, बट कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट उन्हें, यानी कि देखिए फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा सकता है जब प्रेसिडेंट चाहे। मान लीजिए आज मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है, उनको यूपी का गवर्नर नियुक्त किया गया और कल अगर प्रेसिडेंट चाहे कि उन्हें यूपी से हटा दिया जाए तो प्रेसिडेंट उन्हें यूपी से हटा देंगे। तो इस वजह से जो गवर्नर है उनका टेन्योर आपको फिक्स देखने को नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी समय उन्हें हटा सकता है अगर गवर्नर निर्वाचन क्षेत्र को में, या अगर बात करते हैं गवर्नर रिटर्न में अगर लेटर देता है प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। या तो आप कह सकते हो कि जब गवर्नर इस्तीफा दे दे अपने पोस्ट से तब गवर्नर को हटाया
जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस के बारे में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या क्या मेंशन है रिगार्डिंग गवर्नर। तो देखिए आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 किसके बारे में बात करता है? पहले तो गवर्नर के बारे में बात करता है, ये चीज मैंने आपको कल भी बताया था। अब देखिए फ्रेंड, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की ही बात करें तो आर्टिकल 153 ठीक है, बात करता है हमारे कंट्री के अंदर जो गवर्नर है उनके रिगार्डिंग में बात करता है। एक मिनट। हाँ, तो देखिए आर्टिकल 153 में क्या कहा गया पहले आप वो समझिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल 153 कहता है तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में मेंशन किया गया है कि किस तरीके से गवर्नर को नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंटेड के बारे में। और साथ ही में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो मैं इसका आंसर दे देता हूं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये किस ईयर में हुआ था, ये अब आपको बताना है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि जो गवर्नर होगा यानी कि जो राज्यपाल होगा उसको एक स्टेट से ज्यादा भी स्टेट का क्या है गवर्नर सेम टाइम पे बनाया जा सकता है। सेम टाइम का मतलब है कि कोई अगर मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है जो कि यूपी का गवर्नर है तो उसे एमपी का या किसी भी अदर स्टेट का या एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। फिर बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 154, 163 एंड 164 डिफाइन करता है गवर्नर के रोल के बारे में कि गवर्नमेंट का क्या कार्य होगा या क्या फंक्शन होगा, ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 54, 56, 163 एंड 164 में। फिर देखिए जो आर्टिकल 163 है उसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसको लीड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर। यानी कि ये समझिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट के काउंसिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो एडवाइस देगा गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए किसको? सीएम को। यानी कि स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, किसके कंसल्ट पे, किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जिस स्टेट में इलेक्शंस हुआ है उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो रूलिंग पार्टी का हेड कौन हो जाएगा फिर स्टेट लेवल पे? चीफ मिनिस्टर। जैसे सेंट्रल लेवल पे आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है उसी तरीके से स्टेट पे आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा। और फिर चीफ मिनिस्टर क्या होता है? रूलिंग पार्टी को क्या करता है? लीड करता है। और चीफ मिनिस्टर फिर क्या करता है? गवर्नर को एडवाइस देता है ताकि वो अपने अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग जगह पे अपॉइंटमेंट की जा सके। तो इस तरीके से क्या है, जो गवर्नर है वो क्या करता है? एक एग्जीक्यूट फंक्शन हमें देखने को, एग्जीक्यूट का मतलब हो गया कि एक एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। 164 में क्या कहा गया है? ये तो मैंने आपको आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग बताया। अब आर्टिकल 164 में क्या कहा गया? आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और ये प्रोविंस किस में देखने को मिलेगा? स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी कंट्री का क्या, हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में गवर्नर का क्या पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है गवर्नर के बारे में। यहाँ पे आपको नीचे में हिंदी में भी देखने को। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस के बारे में। देखो अगर हम बात करते हैं गवर्नर की जो पावर है या जो फंक्शन है उसके बारे में बात करें तो आपको सेम वही उसी तरीके के पावर देखने को मिलेगा जैसे पावर देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के पास। यानी कि जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात किया था तो सेंट्रल लेवल पे क्या है? प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशरी पावर देखने को, जुडिशियल पावर देखने को मिलता है। सिमिलर उसी तरीके से स्टेट लेवल पे आपको जो पावर देखने को मिलेगा वो गवर्नर को भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब इमरजेंसी रूल लगाया जाता है तो इमरजेंसी रूल में क्या है
कि जो मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, इमरजेंसी पावर के टाइम पे ये सिर्फ आपको प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ ऐसे राइट्स हैं या कुछ ऐसे अधिकार है या पावर कह लो, कुछ ऐसे पावर है जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेसिडेंट के पास ही देखने को मिलेगा, गवर्नर के पास नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मिलिट्री पावर हो गया, या हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर हो गया, इमरजेंसी प्रोविंस, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रहता है जी। मान लीजिए यहाँ से आपको स्टेटमेंट बना के दे कि गवर्नर के पास सिमिलर पावर देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ फील्ड ऐसे हैं, कुछ अथॉरिटीज ऐसे हैं जहां पे गवर्नर की पावर लिमिटेड हो जाती है कंपेयर टू प्रेसिडेंट के। तो आप मेंशन कर सकते हो मिलिट्री के कैटेगरी में हो गया, डिप्लोमेटिक या इमरजेंसी। गवर्नर के पास अधिकार नहीं रहता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही करता है। चाहे वो आप स्टेट इमरजेंसी की बात कर लो, मतलब नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, या फाइनेंशियल इमरजेंसी की ही बात क्यों ना कर लो। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो जिसे हम कहते हैं विधायिक शक्ति। तो आर्टिकल 166 क्लॉज 1 ये कहता है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो डिसीजंस ले सकता है किसी भी एग्जीक्यूटिव मैटर में स्टेट के अंदर में, यानी कि बात करते हैं बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये बात कहता है आर्टिकल 166 क्लॉज 1। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 164। क्या बात करता है? आर्टिकल 164 में कहा गया है कि गवर्नर अपॉइंट जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है किसको? चीफ मिनिस्टर को। किसके एडवाइस पे? तो काउंसिल ऑफ यानी कि जो अदर कैबिनेट मेंबर, आप ये समझिए कि जो भी अदर कैबिनेट मेंबर है, कैबिनेट मेंबर एंड चीफ मिनिस्टर, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये किया जाता है गवर्नर के द्वारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164। फिर इसमें ये भी आप कह सकते हो कि अगला पॉइंट में कि जो गवर्नर है आर्टिकल 166 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 166 क्लॉज 3, आर्टिकल 166 क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि जो भी रूल्स क्रिएट किए जाते हैं उसको इफिशिएंट एग्जीक्यूशंस करने के, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए जाते हैं या जो मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस होगा एक दूसरे के बीच में, वो कौन करेगा? तो गवर्नर ही क्रिएट करता है। ये आर्टिकल 166 क्लॉज 3 में। फिर बात करते हैं कि गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं कि जो स्टेट एडवोकेट जनरल एंड जो डिटरमाइंस है उनका टेन्योर, उनके कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर बात करते हैं कि उनके द्वारा जो रिकमेंडेड किए जाते हैं अथॉरिटीज को, तो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है? डिक्लेरेशंस दिया जाता है स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। यानी कि ये समझिए कि जब गवर्नर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है, रिकमेंडेशंस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट क्या करता है? स्टेट में डिक्लेयर करता है, डिटरमाइंस करता है टेन्योर्स, जो भी उनकी कंडीशन, तब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बात करते हैं, तब पार्लियामेंट, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि जब गवर्नर के द्वारा क्या है? रिकमेंडेड किया जाता है, रिकमेंडेड दिया जाता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट क्या करता है? स्टेट में इमरजेंसी रूल लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाता है, स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और वो भी कब? जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेल कर जाता है। उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है चीफ मिनिस्टर से कोई भी जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग, अगर बात करते हैं जो प्रिंटिंग है, अगर बात करते हैं प्रिंटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट फेयर्स, एज वेल एज अगर बात करते हैं लेजिस्लेटिव सजेशंस, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167। फिर बात करते हैं गवर्नर के द्वारा ही क्या है? स्टेट का जो इलेक्शंस कमीशन है, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ये बात रखी गई है किसमें? आर्टिकल 143 के,
आर्टिकल 243 के में ये बात रखी गई है। तो ये सारे फंक्शंस आपको क्या है देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहीं पे समझा रखे हैं, यही सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशंस में मिल जाएगी। फिर बात करते हैं कि आप ये भी देख सकते हो कि जो भी चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे क्या है गवर्नर अदर मिनिस्टर को क्या करता है अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर देखिए अगर बात करते हैं गवर्नर जो है वो क्या करता है जो अपनी सर्विसेज देता है, एक चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड अपॉन वाइस चांसलर। अब इसका मतलब क्या है, अगर देखिए गवर्नर प्ले करता है एजुकेशन सेक्टर में भी अपनी सर्विसेज देता है एज अ चांसलर के फॉर्म में, और स्टेट की यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है वो अपॉइंटमेंट करता है, गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ये आपको एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिल जाएगा गवर्नर के रिगार्डिंग में। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी रहता है कि वो शेड्यूल एरिया को क्या करता है डिक्लेयर करता है। तो डिक्लेयर करना या डिजाइन करने का जो पावर है वो आपको किसके पास देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के पास ही देखने को मिलेगा। तो स्टेट का जो गवर्नर है यानी कि जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है मैनेजमेंट ऑफ शेड्यूल एरिया इन स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर जो भी शेड्यूल एरियाज है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए इसके रिगार्डिंग में गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देने का काम करता है। फिर गवर्नर के पास भी हमें पावर देखने को मिलता है डिटरमाइन यानी कि एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफिक लॉ फ्रॉम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू दिस शेड्यूल एरियाज एंड कैन डिसाइड वेदर मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी। इसका क्या मतलब है, अब अगर बात करते हैं तो गवर्नर के पास भी हमें ये पावर देखने को मिलता है कि वो क्या कर सकता है, एक सेंटेंस एक्ट बना सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो कि एप्लीकेबल होगा। और बात करते हैं ना कि सिर्फ शेड्यूल एरियाज में, जबकि उसको एप्लीकेबल भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशंस का मतलब है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। फिर बात करते हैं फॉलोइंग जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स, गवर्नर इस्टेब्लिश कर सकता है, रेगुलेशंस मेंटेन कर सकता है पीस के लिए, फिर इंश्योरिंग करता है गुड गवर्नेंस ऑफ दिस एरिया। जो भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स है उसमें अगर बात करते हैं वो उसका काम है इंश्योर करना कि वहाँ पे गवर्नेंस उस एरिया में सही चल रहा है या नहीं। रेगुलेशंस यानी कि पीस मेंटेनिंग के लिए क्या कर सकता है, रेगुलेशंस एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये पावर देखने को मिलता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग में। अब बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जब स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट रूल लगाया जाता है, तो देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी स्टेट में जो इमरजेंसी रूल लगाया जाता है वो 2 आर्टिकल्स के बेस पे लगाया जाता है। पहला है आर्टिकल 356 और दूसरा है आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी इशू में प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी जहां पे स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस नहीं कर पाती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 365 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू यानी कि स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है जहां पे क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस है जो सेंटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। मतलब कि आर्टिकल 365 के अनुसार जब किसी भी राज्य को केंद्र से दी गई किसी भी डायरेक्शंस का पालन नहीं करना होता है तो राष्ट्रपति वहां क्या है, प्रेसिडेंट क्या है वहां पे स्टेट रूल डिक्लेयर कर देता है। तो इसके बाद क्या है, जो राष्ट्रपति की घोषणा के बाद उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर है, फिर गवर्नर क्या करता है, वहां के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो भी चुने गए मुख्य अगर बात करते हैं जो चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर या जो सलाहकार है उनकी सहायता से वो क्या करता है, प्राप्त की जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टेट इमरजेंसी। तो यहाँ से आपसे आर्टिकल के रिगार्डिंग में पूछ सकता है आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, यानी कि आप 56 को उल्टा करके लिख दो तो 65 बन जाएगा
तो ये दोनों स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। अब देखिए आज का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। अगर हम लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर की बात करते हैं तो जो गवर्नर है वो होल्ड करता है सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि गवर्नर के पास महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां देखने को मिलती है। जैसे कि गवर्नर उन्हें राज्य के जो बात करते हैं मंत्री, अगर बात करते हैं जो हमारा लेजिस्लेटिव बेस है यानी कि जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल है उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। यानी कि उन्हें राज्य की जो मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसको क्या कर सकते हैं, वो डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, स्टेट काउंसिल को वो क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं गवर्नर क्या करता है कि अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो विशेष एरिया में विशेषज्ञता रखने वाले राज्य संसद परिषद के सदस्यों को क्या है, फिर से अपॉइंटमेंट करता है, यानी कि फिर से पूर्ण नियुक्ति करते हैं। आप ये भी समझ सकते हो कि जो गवर्नर है फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या हम बात करते हैं किसके बारे में, जो भी आपका बात कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज है उसमें अपॉइंटमेंट की जाती है। जैसे कि आपका स्टेट का पीसीएस हो गया, या आप बात कर लो फाइनेंशियल कमीशन हो गया। तो ये सारे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। महालेखा परीक्षण के द्वारा क्या है, तैयार की गई रिपोर्ट को विधानसभा के सामने वो भी क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। फिर बात करते हैं कि जब भी वक्त और यानी कि बात करते हैं जो स्पीकर, वाइस स्पीकर की पोजीशंस जब खाली रहती है तो गवर्नर ही क्या करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में जो मेंबर्स हैं उनको डिसाइड करते हैं, यानी कि अपॉइंट करते हैं। फिर बात करते हैं जो भी एडिशनली बात करते हैं जो कोलैबोरेशंस देखने को मिलता है, इलेक्शंस कमीशंस गवर्नर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, उनके द्वारा ही डिस्क्वालीफाइड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को। फिर बात करते हैं ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव रेसेस गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव अप्रूवल विद इन 6 वीक कैन बी रिवोक देम नीडेड, यानी कि जब इन आदेशों की स्वीकृति को सिर्फ उन्हें 6 सप्ताह के भीतर ही क्या है, प्राधिकृत करना चाहिए और उन्हें आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय निरस्त करने की आधिकारिक होती है, यानी कि उनके पास पावर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव पावर, गवर्नर के पावर के बारे में डिस्कस किया, फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, किन कंडीशंस में वो ऑफिस संभालते हैं, सारे टॉपिक डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो हमारा लेक्चर 3 होगा, लेक्चर 3 हम डिस्कस करने से पहले अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो हमने 7 अक्टूबर का जो करंट अफेयर की वीडियो डिस्कस किया था उसमें 6 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है वो अपलोड हो गया था। तो उसकी जगह पे मैं दोबारा से 7 तारीख यानी कि 7 अक्टूबर का करंट अफेयर की वीडियो डाल दूंगा और आपको 8 तारीख का भी मिलता जाएगा। एक छोटी सी डेट को लेकर के थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, आप उसको मैनेज कर लेना। मैं दोबारा से भी करेक्शंस करके या आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। ये वीडियो अगर बात करें तो मंडे अपलोड होगी, क्योंकि संडे को आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कुछ भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। टेक केयर, जय हिंद।